गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को पता है कि जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज यानी चालू कर दिए हैं जीवन पलट टेस्ट सीरीज। ठीक है, जीवन को अपना जो है पलट देना है। आज जो आप लोग रुका हुआ था उसको पलट के आगे की ओर लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला टेस्ट हो गया टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन और आपका मेटलर्जी, ये दोनों चैप्टर मिलाकर कंबाइंड टेस्ट हुआ था। फर्स्ट चैप्टर का यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, तो आप लोगों ने यानी परीक्षा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद जो भी डाउट है क्वेश्चन में उसको हम लोग डिस्कशन कर दे रहे हैं आपका ऑनलाइन के माध्यम से। तो जो टेस्ट नंबर 1 था उसमें जो जो क्वेश्चन था उसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक ना, टेस्ट सीरीज का, निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक है। ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच सब्सटेंसेज है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का कह रहा है। तो आप लोग को ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोग को बताया गया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणु संघ के गुणधर्म कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप का। ठीक है, तो 4 टाइप में जो था सेकंड जो था कौन सा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही था। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए तो उसमें हम बताए थे कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी के सभी यानी कि ये आपका विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, यानी विलय के कणों की संख्या का कैसा होगा, डायरेक्टली होगा। समझ में आ गया। तो जिसमें आपका विलय के कणों की संख्या ज़्यादा होगा उसका यानी कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा यानी वृद्धि होगा। समझ में आ गया। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक यानी कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें किसका होगा। समझ में आ गया। तो अभी यानी कहने बता दिया गया कि ये आपका किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। समझ में आ गया। तो ये हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, बहुत सारे लड़कों का शिकायत है कि सर इस गेस्ट पेपर में ये आंसर दिया है, उस गेस्ट पेपर में ये दिया है, ठीक ना, यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि ये सब क्वेश्चन का जो आंसर डिसाइड होता है ना ऑप्शन के आधार पर होता है। जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से देखना है कि इसमें कौन सा होगा। ठीक ना, कहीं कहीं गेस्ट पेपर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CaCl2 के जगह वो आपका यूरिया दे दिया है। क्या दे दिया है, यूरिया, डी ऑप्शन में। समझ में आ गया। तो उस कंडीशन में NaCl आंसर हो जाएगा। तो यूरिया यानी कहने आप लोग को पता है कि यूरिया जो होता है ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयन में टूटता नहीं है। तो अब जितना अणु आप डालेंगे उतना ही अणु रहेगा। तो जब वियोजन नहीं होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कणों की संख्या में वृद्धि होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में आपका कणों की संख्या वही रह जाएगा। अगर एक कण है तो एक ही रह जाएगा। सुक्रोज भी उसी तरह क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी नहीं टूटेगा। ग्लूकोज भी नहीं टूटे। तो इस कंडीशन अगर ऑप्शन में ग्लूकोज दिया है, सुक्रोज दिया है, यूरिया दिया है तो उस कंडीशन में आंसर NaCl हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन आपका अलग था। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन टेस्ट में था ये था यानी ऑप्शन में कि 1% ग्लूकोज है, 1% सुक्रोज है, 1% NaCl है, 1% CaCl2 है। ठीक है, तो अब इन चारों में हम लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, अब आपका जो 4 ऑप्शन उसमें देखना है, न कि उसमें ये दिया है उसमें वो दिया है। तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग रहता है तो आंसर अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो देखिए ग्लूकोज का अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज आपका कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो जितना पार्टिकल रहेगा, ठीक है, अगर 10 कण है ग्लूकोज का तो विलयन में भी 10 कण ही रहेगा। सुक्रोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी 10 रहेगा। लेकिन NaCl का अगर बात किया जाए तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट आप लोग जानते हैं वैद्युत अपघट्य, वो विलयन में क्या होता है, आयन में टूट जाता है। तो जो NaCl है
ये जो ही पानी में डालिएगा तो एक केटायन और एनायन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक और मतलब NaCl अणु है, यह टूट के एक सोडियम प्लस एक क्लोराइड आयन बना रहा है। तो इट मीन्स कितना हो गया, 2। समझ में आ गया। तो अब NaCl में कणों की संख्या कितना हो गया, 2। अब देखिए CaCl2 का अगर बात किया जाए तो ये जब यानी विलयन में डालिएगा तो ये आपका जब टूटेगा तो कैल्शियम पर 2 प्लस, यहाँ पर कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 2 कोलिन है तो 2Cl माइनस, ये हो गया। तो अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल देखना है। तो अब देखिए कैल्शियम का पार्टिकल कितना है, 1, और ए कितना है, क्लोराइड आयन 2 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, 3। समझ में आ गया। तो CaCl2 में कितना कण हो गया, 3। समझ में आ गया। अब देख ग्लूकोज का 1 के 1 ही रहेगा, ये नहीं टूटेगा, सुक्रोज भी नहीं टूटेगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए में कणों की संख्या 1 है, बी में कणों की संख्या 1 है, सी में कणों की संख्या 2 हो गया, डी में कणों की संख्या 3। तो अब यानी कहने का मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कणों की संख्या किस में है, CaCl2 में, है कि नहीं। तो जब सबसे ज़्यादा है तो अब यानी कहने क्वथनांक भी इसका सबसे हाईएस्ट होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से समझना है। अब ये नहीं कि गेस्ट पेपर में जो आंसर दिया है वही ऑप्शन रट लेंगे और वही टिक लगाएंगे, तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि आपका ऑप्शन के अनुसार यह होता है कि 4 ऑप्शन में कौन कौन दिया, अब उसमें देखना है किस में कणों की संख्या ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। चलिए तो ऑप्शन यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक है। चलिए अब सेकेंड अगर बात किया जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में यानी कहने क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। आप लोगों को बताया गया था कि STP पर कोई भी गैस रहे दुनिया का, ठीक है, STP पर है तो उसके 1 मोल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आगे अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड का यानी कहने का मतलब एवोगाड्रो संख्या का अगर बात किया जाए तो एवोगाड्रो संख्या सबको पता है कि एवोगाड्रो संख्या किसको बोला जाता है, तो 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए ए वाला क्वेश्चन आपको बता दें कि बहुत बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में ना कई बार पूछ चुका है। ठीक है, कि किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NH घुले हुए हैं, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। यहाँ पर मोलरता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टाइप राइटर से मिसप्रिंट है, मोलरता है, अंग्रेजी में सही सही लिखा गया है मोलारिटी। ठीक है, तो ये ध्यान परीक्षा में भी अक्सर हो जाता है कि हिंदी में सही लिखा है तो अंग्रेजी गलत में लिख देता है कहीं कहीं, या अंग्रेजी गलत है तो हिंदी सही रहता है, तो इसलिए दोनों मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यानी यहाँ पर मिस कर गया है, ठीक ना, टाइप करने में, तो मोलरता होगा, मोलरता ही पूछ रहा है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो अब कह रहा है कि कोई सोल्यूशन है, इसमें 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक ना, तो अब आपका करना क्या है कि जो जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट कर लीजिए। यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम कितना है 200 ml, यहाँ पर 200 ml है सॉल्यूशन। इसके बाद 2 ग्राम NaOH, तो अब NaOH का मतलब क्या है, उस बिलियन में जो सॉल्यूट यानी विलेय है वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसकी मात्रा कितना दिया है, W जो है 2 ग्राम दिया है, कितना दिया है 2 ग्राम। अब आपका मोलारिटी पूछ रहा है, तो मोलारिटी का आप लोगों को पता है फॉर्मूला, मोलारिटी बराबर W × 1000 अपॉन में क्या M × V। अब देखिए अब यहाँ पर W का अगर बात किया जाए तो W आपका विलेय का भार होता है। W क्या होता है, विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है 2 ग्राम, तो 2 हो गया, 2 × 1000 ये हो गया, बटा में M जो है मोलर मास है विलेय का, तो विलेय यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका निकाल लीजिए। तो सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 8 में ऐड करिएगा तो कितना हो गया 40 हो गया। समझ आ गया। तो मोलर मास यानी कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। अब इसके बाद भी जो हो गया बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन कितना है 200। ठीक है, अब जो है यहाँ सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिए 10 20 30 कट गया 1 2 3, 2 से 2 कट गया, तो अब बचा 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। समझ में आ गया। तो मोलारिटी आ गया 0.25। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ए में 0.25 है। कोई दिक्कत। चलिए तो बी टिक कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब आगे अगर बात किया जाए
क्वेश्चन नंबर 5 कि सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो आप लोगों को बताया गया था कि कौन कौन सा जो यूनिट विलयन की सांद्रता की इकाई है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो आपका मोलरता ताप के द्वारा प्रभावित होता है क्योंकि आयतन होता है, नॉर्मलता भी होता है क्योंकि यानी कहें ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लीटर है, वॉल्यूम है, यूनिट है, मतलब यूनिट यहाँ क्या है आपका वॉल्यूम यानी लीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आयतन हमेशा जो है प्रभावित होता है टेम्परेचर के द्वारा। इसके बाद फॉर्मलता का बात किया जाए, इसमें भी आयतन होता है, ठीक ना। लेकिन मोललता का अगर बात किया जाए तो मोलालिटी जो होता है मोल पर केजी, केजी जो होता है वह क्या है, किसका इकाई है, द्रव्यमान का। तो कभी भी द्रव्यमान ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर द्रव्यमान 1 केजी है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 केजी रहेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका तापमान जो होगा वो आपका प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक ना। तो इसको ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है, BaNO3 का होल ट्वाइस है, x के जगह 2 कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है BaNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं द बांटॉफ फैक्टर फॉर 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, यानी कहने भांटॉफ फैक्टर दिया है। भांटॉफ फैक्टर का मतलब I है, I से इंडिकेट करते हैं। तब भांटॉफ फैक्टर आपका 2.74 हो गया, ठीक ना। अब पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा, ठीक ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है यानी वियोजन की मात्रा पूछ रहा है। तो अल्फा जो हो जाएगा, पूछ रहा है अल्फा क्या होगा, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपका जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन के केस में आप लोगों को बताए थे आई और अल्फा में रिलेशन, समझ में आ गया। तो आई बराबर आप लोगों को बताए थे कि आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n-1, यही होता है। आई बराबर जो होता है 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। तो आई और अल्फा में रिलेशन होता है। तो आपका आई दिया है, एन हम लोग यहाँ से देख लेंगे, अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। तो एन कितना होगा ये देख लीजिए, ठीक है। तो एन का अगर बात किया जाए तो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो टूटेगा यानी डिसोसिएशन होगा तो कितना कण देगा। बेरियम नाइट्रेट का अगर बात किया जाए तो जब यानी विलयन में जाएगा यानी पानी में डाला जाए तो कितना कण में टूटेगा, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अब देखिए, टूटने का अगर बात किया जाए तो ये जो पहले टूटेगा बेरियम और नाइट्रेट NO3, ठीक है। और इसकी संख्या कितना है तो 2 हो गया। अब देखिए, नाइट्रेट पर 1 माइनस होता है तो 2 नाइट्रेट है, 2 माइनस इधर हो गया 2 प्लस, ऐसे भी सोचा जा सकता है सिंपल वे में, समझ आ गया। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 3, यानी 1 बेरियम 2 नाइट्रेट, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो n का वैल्यू हो गया 3। अब यहीं पर आपका जो है यानी कि हमको अल्फा निकालना है। तो आई यानी आई दिया है, भांटॉफ फैक्टर दिया है 2.74, ठीक ना। 1 प्लस अल्फा निकालना है, n का वैल्यू आ गया 3 माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए, तो 2.74 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 3 में ले 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो हो जाएगा, इसको 1 को इधर लाइए तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2.74 माइनस 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, इधर 2 अल्फा बचा तो ये बच गया 1.74, क्लियर है। 2 अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर जो हो जाएगा 1.74/2, डिवाइड कर दीजिए, 8 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। 16 और 1 बचा तो 2 7 14, 0.87 हो गया, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ गया 0.87, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.87। आंसर दिया परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 87%, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कौन सा 87%। कोई दिक्कत? चले, तो कैसे कैसे बना है, क्या क्या दिया है, सब आपके सामने है, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड को देख, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। जब डिग्री और डिसोसिएशन से हो जाए, भांटॉफ फैक्टर से अगर क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो रिलेशन आप लोग को जानना जरूरी है कि डिसोसिएशन केस में आई और अल्फा में क्या रिलेशन है, एसोसिएशन के केस में आई और अल्फा के बीच रिलेशन क्या है, और दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल हम पढ़ाए थे, समझ आ गया। तो वहाँ पर नोट से देखकर इस फार्मूला को याद रखिएगा और इसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा बिना समस्या के, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए,
अब कह रहा है कि 5% केन शुगर अणुभार 342 है। केन शुगर का आपका अणुभार दे दिया है 1% घोल X के साथ, तो X का अणुभार कितना होगा, ठीक है। यानी 5% केन शुगर है आइसोटोनिक, 1% घोल X के साथ, समझ में आ गया। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मामला है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि प्रासरण दाब क्या होता है, 2 विलयनों का प्रासरण दाब सेम होता है, या 2 विलयनों का मोलर सांद्रता सेम होता है। अगर आपका समपराशरी विलयन आ जाए तो 2 तरह का ऑप्शन आता है। एक तो आपका ऑप्शन में दे देगा कि आपका प्रासरण दाब सेम होता है, तो भी सही है, नहीं बिल्कुल सही है समपराशरी विलयन। या दे दिया कि दोनों विलयन की मोलर सांद्रताएं समान होता है, तो भी सही है। मोलर सांद्रता अगर सेम रहेगा तो प्रासरण दाब सेम होगा। क्लियर है। चले तो अब देखिए यहाँ पर यानी आइसोटोनिक के कंडीशन में आप लोगों को पता है क्या होता है। तो आइसोटोनिक के कंडीशन में, ठीक ना, यानी समपराशरी विलयन के कंडीशन में, ठीक ना, C1 बराबर C2, ठीक ना। चले अब देखो इतना हम दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में इसको बता दिया जाए, नहीं तो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा क्वेश्चन। तो जब सांद्रता समान होता है तो यानी कि आपका W1 बटा में M1 V1, ठीक है, अब बराबर W2 बटा में M2 V2, यही होता है। देखिए अब जो है ना यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 5% केन शुगर का मतलब क्या होता है। तो 5% केन शुगर का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि शुगर की मात्रा W शुगर की मात्रा जो हो गया 5 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 5। परसेंटेज आप लोग को बताए थे, संदीप सर भी कई बार वीडियो में डाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसको सीखना है। यहाँ प्रतिशत में दिया है वही। तो 5% का मतलब कि आपका 100 ml अगर विलयन है तो उसमें 5 ग्राम क्या है, केन शुगर है। 5% का मतलब 5% शुगर, 10% का मतलब 10% शुगर, 10 ग्राम शुगर, यानी वो आपका विलय की मात्रा बतलाता है, ठीक है। तो विलय यहाँ पर शुगर है, तो इससे शुगर की मात्रा कितना हो गया, 5 ग्राम। विलयन का आयतन का अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज मतलब 100 ml हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए 1% X है, तो 1% X का मतलब कि आपका X का वेट कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 100 ml हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यही W1 बटा में M1 V1 बराबर W2 बटा में M2 V2, ठीक ना, आ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पढ़ाए थे यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को बताए थे, ठीक ना, निकाल भी दिया जाएगा कैसे आएगा, तो यानी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, ठीक ना। तो शॉर्टकट समझ लीजिए। तो W1 यानी विलय फर्स्ट की मात्रा, तो W1 यानी शुगर है तो कितना है, 5। इसका मोलर द्रव्यमान दिया है 342, ठीक है। आयतन जो हो गया 100 ml हो गया। W2 यानी कहने का मतलब सेकंड विलय का मात्रा कितना है, सेकंड सॉल्यूशन में विलय की मात्रा 1 ग्राम है, इसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। अब वॉल्यूम वही 100 हो गया। अब देख कटने लायक जो है कटा दीजिए, तो 100 कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो अब बचा आपका क्या, 5 बटा में 342, ठीक है, और 1 बटा में M2, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 342 बटा में 5, तो डिवाइड कर दीजिए, 5 का 30, 4 बचा, 2 इधर होगा, तो 42 हो गया, तो 5 8 40, 2 बचा, 5 68.4। तो देखिए 68.4 ऑप्शन में है, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो आप लोग कैसे बनाए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि 2 विलयन की मोलर सांद्रता सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये 5% केन शुगर 1% X के साथ आइसोटोनिक यानी समपराशरी है, ठीक है। तो केन शुगर और 1% X ये दोनों आपस में समपराशरी है। तो समपराशरी के लिए वही हो जाता है, फर्स्ट विलयन की मोलर सांद्रता, सेकंड विलयन की मोलर सांद्रता, समझ में आ गया। तो आपका वही W1 बटा में M1 V1 बराबर W2 बटा में M2 V2, इसी फार्मूला पर बन जाता है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा था बोर्ड में कई साल पहले, ठीक है। तो आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में दिया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं समान रहती है कहलाएंगे, ठीक ना। तो अब आपका जो है ना, यानी रक्त तथा विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं समान रहती है। तो आप ब्लड देखे हैं तो ब्लड में ब्लड सेल होता है तो वो एकदम नॉर्मल रहता है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड में जो होता है ना, ब्लड आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा होता है, आइसोटोनिक, समझ में आ गया, यानी समपराशरी। इसीलिए ब्लड का जो सेल होता है न तो सिकुड़ता है और न ही फैलता है। तो किसके कारण ऐसा होता है, तो समपराशरी के कारण, समझ में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, समपराशरी, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाँ, अब देख ए तथा बी घटक युक्त आपका जो है ए कह रहा है ए तथा बी घटकों युक्त विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है जब। तो राउल्ट का नियम पता है आप लोग को कि राउल्ट का नियम कहाँ पालन होता है? जब विलयन आदर्श हो। कैसा हो? आदर्श हो। आइडियल सोल्यूशन हो। तो आइडियल सोल्यूशन में आप लोग को बताया गया था, ठीक ना, कि जो आपका अट्रैक्शन, ठीक ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर बात किया जाए विलय और विलय के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक ना, वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विलय विलय और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विलय विलय, ये सब बराबर होता है। समझ आ गया? जो विलय कणों में अट्रैक्शन होगा, कण में अट्रैक्शन होगा, वही विलायक विलायक में अट्रैक्शन होगा, ठीक ना, उतना ही होगा। और फिर जब विलय और विलायक दोनों मिलाएंगे विलयन बनेगा, तो विलय और विलायक के बीच में भी अट्रैक्शन उतना ही होता है। समझ आ गया? तो वह आपका आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। तो वहाँ पर राउल्ट का नियम क्या होता है? पालन होता है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन जो है आपका सी में ए बी का जो आकर्षण बल है ए तथा बी बी के समान होता है। यानी विलय विलय का आकर्षण बल जो होगा विलय विलय तथा विलायक विलय के आकर्षण बल के कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो गया? सी। कोई दिक्कत? चले अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक ना, घोल जो है पानी चीनी का घोल है, उसमें चीनी कितना है? यानी कि घोल आपका जो है 234.2 ग्राम है, उसमें चीनी कितना है? तो 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब विलयन का द्रव्यमान का अगर बात किया जाए तो आपका 234.2 ग्राम, ये भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ आ गया? अब इसमें चीनी कितना है, विलय कितना है? तो विलय का जो द्रव्यमान है ये आपका कितना है? तो 34.2 ग्राम। समझ में आ गया? मोलर सांद्रण, यानी मोलल सांद्रण ही पूछ रहा है। देखिए मोलल, ठीक है, यानी मोललता पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। मोलल सांद्रण का मतलब मोलर मतलब से मोलरता होता है, लेकिन यहाँ पर मोलल सांद्रण पूछ रहा है, यानी मोललता पूछ रहा है। समझ आ गया? तो मोललता ही उसका उद्देश्य था। ठीक है, तो अब मोललता निकालने के लिए हमको जो विलयन का द्रव्यमान नहीं चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो विलायक का द्रव्यमान आप लोगों को पता है कि विलयन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 234.2 और माइनस 34.2, यानी विलयन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो कितना आ गया? 200 ग्राम आ गया। समझ में आ गया? चलिए 200 ग्राम आ गया। अब इसके बाद आपका जो है हमको मोललता निकालना है। तो मोललता बराबर फार्मूला पता है, W × 1000, ठीक ना, अपॉन में M × X। तो अब देखिए यहाँ W जो है विलय का द्रव्यमान है, तो विलय का द्रव्यमान हो गया 34.2, ठीक है। इसके बाद 1000 हो गया, और मोलर द्रव्यमान चीनी का जो होता है 342, ठीक है। चीनी का मोलर द्रव्यमान जो होता है 342 होता है, शुगर का निकाल लीजिएगा। X जो हो गया विलाय का द्रव्यमान, तो विलाय का द्रव्यमान 200 हो गया, ठीक है। तो अब जो है कटने लायक है, जो कटा दीजिए। तो आपका 200 है ना, यहाँ पर 2000 हो गया है, चलिए 200 है। तो अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से हम यहीं पर बदल देते हैं, दशमलव का हटा देंगे तो क्या होगा? यानी 1 0 और आ जाएगा। तो अब आपका जो है 3 0 से 3 0 कट जाएगा, नीचे 1 2 3 3 0 है, ऊपर 1 2 3 कट गया, 342 से 342 कट गया। तो आपका जो बचा 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5, तो मोलर सांद्रण हो गया 0.5, ठीक ना। तो आंसर हो गया पी। कोई दिक्कत? चलिए इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, किसी विलयन के अणु संख्या गुणों में से कौन प्रोटीनों तथा, ठीक ना, बहुलकों के अणु भार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है। तो ये तो आपको बता दें कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक ना, आपका जो विलय का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक ना, जैसे प्रोटीन हो गया चाहे कोई बहुलक है, ठीक ना, तो उस सब का यानी मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जो है सबसे बेस्ट मेथड जो होता है स्मोटिक प्रेशर। कौन सा होता है? स्मोटिक प्रेशर, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यानी विलय का मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? परासरण दाब, ठीक ना, स्मोटिक प्रेशर। ये ध्यान रखिए चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब देखिए, अब आगे अगर बात किया जाए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो बहुत रसगुल्ला क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
तो अब देख लेंगे कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। हिमांक का अवनमन पता है, हिमांक का अवनमन जो होता है लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कहने का मतलब ये तो नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग होता है। क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग। हिंदी में सही लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कोलिगेटिव है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे अगर बात हम करें तो किसी विलयन में 200 ग्राम में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ, विलयन की मोलारिता क्या होगी। ठीक है, तो वही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन ये बनाया हुआ था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो किसी घोल के अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब घुल लेके अणु। ठीक है, तो आपको पता है डायरेक्ट कि विलय का अणु संख्या गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, विलय के कणों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ गया। तो डायरेक्टली का मतलब जिसके विलय कणों की संख्या ज़्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। तो कण की संख्या कब बढ़ता है, जब आपका कण वियोजित होता है। ठीक है, जैसे एक कण है वियोजित हो जाएगा तो 2 कणों में बदल जाएगा, या 3 वियोजित होगा 3 कणों में बदल जाएगा, 4 कण में भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो है कणों की संख्या कब बढ़ता है, तो वियोजन में। किस में, वियोजन, डिसोसिएशन में। समझ आ गया। जबकि एसोसिएशन होता है तो अणुओं की संख्या घटता है। ठीक है, अगर एसोसिएशन 2 कण मिलके 1 बन रहा है तो घट जाएगा, अगर वही वियोजन हो रहा है तो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो जाएगा, तो अब वहाँ कणों की संख्या बढ़ जाएगा वियोजन के केस में। ठीक है, तो अब आपका जो है विघटित हो जाएगा, डिसोसिएशन के केस में आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसका, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है परासरण दाब का, पाई बराबर CRT यही होता है। अब इसी को घुमा फिरा के ऑप्शन बना दिया है तो हमको लग रहा है डी होना चाहिए। तो पाई बटा सी को इधर ला दो, सी को इधर ला देगा नीचे, तो पाई बाई सी होगा बराबर RT, सिंपल सा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, बहुत लड़का कंफ्यूज करता है, तत्व है न कि धातु है। बहुत लड़का टिक मारा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु है। ठीक है, यानी एल्युमिनियम भी तत्व है। ठीक है, लेकिन ये आपका धातु के टर्म में सर्वाधिक होता है। ठीक है, लेकिन तत्व का अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो होता है ऑक्सीजन 49.1 बताए थे, तब नंबर आता है सिलिकॉन का तत्व में। ठीक है, और तब तीसरा नंबर पर तत्व में आता है ऑक्सीजन। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखा, अगर यही तत्व की जगह धातु रहता है तो आंसर बी हो जाता है। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पूछा है तत्व, तो तत्व धातु भी होते हैं धातु भी होते हैं, तो यानी सिलिकॉन मेटलॉइड उपधातु तो क्या दिक्कत है तो तत्व है। उससे भी ज़्यादा कौन सा होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यानी अधातु है लेकिन है तो तत्व ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो इसलिए तत्व का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, सिलिकॉन हो जाएगा। इसलिए कि 4 ही ऑप्शन में ढूंढना है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा होगा ए, सिलिकॉन। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से ही देखा जाता है कि चारों ऑप्शन में कौन, उनमें देखा जाता है कौन हाईएस्ट होगा। समझ आ गया। तो इसलिए सतर्क रहना, बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वह ऑप्शन बेस्ड होता है। ठीक है, जो रटे हैं उस पर आधारित नहीं होगा, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हाँ माइलेकाइट अयस्क है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है कॉपर का है, इसका फार्मूला भी पता है आप लोगों को, CuCO3 का। ठीक है, CuCO3.COH का होल टू है। तो यानी माइलेकाइट जो होता है किसका अयस्क है, कॉपर का। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोगों का बहुत सारा बताया गया है। ठीक है, ठीक है, तो कॉपर का यानी कॉपर पैराइट्स हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, माइलेकाइट हो गया, एजीराइट हो गया, बहुत सारा अयस्क का नाम लिखवाए थे। तो उसमें माइलेकाइट ध्यान दीजिए इस तरह से पूछ देता है कि अयस्क का नाम दे देगा, कहे किसका अयस्क है, किस धातु का, तो ऐसे भी याद रखना है। और धातु का भी कौन कौन सा अयस्क है वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए कॉपर पैराइट्स का फार्मूला सबको पता है, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन सी है। ठीक है, CuFeS2। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी आप लोग को पता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। तो आपका एल्युमिनियम का, कॉपर का, लोहा का, जिंक का, इसका अयस्क आप लोग कम से कम 2 गो 3 गो जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आता ही आता है, कोई सवाल नहीं है कि ना देता हो, दे ही देता है 2-3 नंबर में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, मॉडर्न कह रहा है तो मॉडर्न ने आप लोग को पता है मोजले ने दिया था, ठीक ना। चलिए तो अब मोजले इसमें कहीं नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो सल्फाइड अयस्क का समारण यानी कंसंट्रेशन किया जाता है। कई बार बताए हैं कि ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा या फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किसका समारण किया जाता है, नहीं संधारण किया जाता है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में बोले तो कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग, ठीक ना, किस का किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए सल्फाइड ओर का, ठीक है। तो सल्फाइड ओर यानी कि वही सल्फाइड ओर है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का समारण किया जाता है किस विधि द्वारा, तो फेन उत्प्लवन विधि, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात हम करें कॉपर निष्कर्षण में, ठीक ना, प्रगलन क्रिया निर्मित धातुमल, तो कॉपर में आप लोगों को बताए थे कि कॉपर में जो स्लैग होता है, ठीक है, वो आपका आयरन सिलिकेट होता है। कौन सा होता है, आयरन सिलिकेट, ठीक ना, ApSiO3। और आयरन में लड़का सोचता है आयरन में यही ऑफ फर्स्ट है, तो आयरन में स्लैग नहीं होता है, कैल्शियम सिलिकेट होता है। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि आयरन का जो स्लैग होता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 और कॉपर का जो स्लैग होता है आयरन सिलिकेट ApSiO3। समझ में आ गया, ये ध्यान। अब थोड़ा सा ऐसे भी सोचना है, यानी कहने का मतलब आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अब वो आयरन में आयरन सिलिकेट अगर आयरन ही स्लैग बन रहा है धातु मॉल, तो आपको धातु क्या मिलेगा, है कि नहीं। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी बात है, तो ये ध्यान रखिए कि आयरन में आयरन सिलिकेट स्लैग नहीं होगा। समझ आ गया, क्योंकि धातु ही धातु मल में बदल जाएगा तब तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आयरन में जो होता है कैल्शियम सिलिकेट होता है, जबकि कॉपर का अगर बात किया जाए तो कौन सा होगा, आयरन सिलिकेट, ठीक ना। तो कॉपर में याद रखिएगा आयरन सिलिकेट, आयरन में कैल्शियम, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट, हाँ, हॉल हेराल्ड प्रोसेस में एल्युमिनियम का क्या काम है। तो आप लोगों को बताया गया है कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस में जो एल्यूमिना होता है, एल्युमिनियम विद्युत अपघट्ट अपचयन होता है, ठीक ना। तो एल्यूमिना का क्या काम होता है, तो यानी कहने का मतलब एल्युमिनियम का अगर बात किया जाए जब निष्कर्षण करते हैं तो एल्यूमिना ही रहता है। तो अब ऐसे एल्यूमिना का अगर बात किया जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए वही आपका क्रायोलाइट मिला देते हैं। क्या करते हैं, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट के मिलाने से क्या होता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम हो जाता है, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस, 1800 से 900 हो जाता है, बहुत घट जाता है। समझ आ गया। तो क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। समझ में आ गया, आसानी से हो जाता है। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए किस अयस्क में कॉपर तथा आयरन दोनों होते हैं, किस अयस्क में, ठीक ना। तो अब देखो क्यूप्राइट का अगर बात किया जाए तो Cu2 होता है, आयरन पेराइट Fe2 होता है। अब चैल्कोपेराइट, ठीक ना, वही यानी कहने का मतलब कॉपर पेराइट, ठीक है, चैल्कोपेराइट कहते हैं CuFeS2, ठीक है। तो यानी देखिए ये जो है कॉपर पेराइट्स का अगर बात करें चैल्कोपेराइट कहते हैं, तो कॉपर भी है आयरन भी है, ठीक ना। तो अब कॉपर आयरन दोनों है, तो वही पूछ रहा है किस अयस्क में कॉपर आयरन दोनों है, तो ये चैल्कोपेराइट, इसी को बोलते हैं कॉपर पेराइट, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब देखिए आगे अगर बात किया जाए नेक्स्ट, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो जिंक ब्लेंड जो होता है सल्फाइड ओर है, तो पहले तो इसका रोस्टिंग होगा, भर्जन होगा, ये तो पता है, ठीक ना। जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका रोस्टिंग होता है, और जिंक सल्फाइड का रोस्टिंग के बाद कोक के द्वारा रिडक्शन कराते हैं तो आसानी से ये क्या होता है, जिंक में बदल जाता है, ठीक ना। तो अब भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें धातुओं का मंडल परिष्करण का सिद्धांत है, ठीक ना। तो देखो मंडल परिष्करण में यानी कहने सेमीकंडक्टर का यानी कहने क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर में आप लोग को बताए थे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का रड लिया जाता है, उसमें जो सर्कुलर हीटर मूव करता है, तो जो आपका यानी हीटर जहाँ जहाँ मूव करता है वहाँ पर गल जाता है। जैसे ए पार्ट आपका है, मान लीजिए इसका एक रड ले लिए, ये आपका रड हो गया, ठीक ना। अब इसमें हम सर्कुलर हीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हीटर जिस एरिया जोन में जाता है उसको क्या करता है, गला देता है,
क्या करता है, गला देता है। समझ में आ गया। तो जब गला देगा तो गलाने आता है तो उसमें होता है कि अशुद्धियाँ ज़्यादा घुल जाता है। समझ में आ गया। तो घुलने के बाद क्या होता है कि जो हीटर आगे बढ़ता है तो मोल्टेन स्टेट में इम्प्योरिटी भी आगे बढ़ जाता है। समझ में आ गया। और जो शुद्ध धातु होते हैं वो पीछे की ओर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, सॉलिड में बदल जाते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से यानी गलित अवस्था में जो मतलब अशुद्धियाँ हैं वो आपका ज़्यादा घुलनशील होता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि गलित अवस्था में अशुद्धि के अधिक अम्लीयता है। ठीक है। तो अशुद्धियाँ जो होता है गलित अवस्था में मोल्टेन से ज़्यादा सेलेबल होता है, इसी बेस्ट होता है, घुला रहता है। जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ता है वो मोल्टेन स्टेट में आगे बढ़ते चला जाता है। आप पीछे आपका शुद्ध धातु क्या होता है, छूट जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा धातु, अब देखो धातु पूछा है आगे क्वेश्चन ना। तो धातु में यानी कहने का मतलब देखिए 4 ऑप्शन में, तो धातुओं में सब प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम। फर्स्ट सबसे हाईएस्ट एल्युमिनियम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए आपका निम्न में वह, ठीक ना, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। तो देखो लवण का अगर बात किया जाए, ठीक ना, खनिजों सबसे कम पाया, तो आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर यानी क्लोराइड होता है, सल्फाइड और होता है, सल्फेट और होता है। नाइट्रेट का अगर बात किया जाए, नाइट्रेट जो सॉल्ट होता है ना बहुत कम पाया जाता है। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा डी, नाइट्रेट आया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में कौन सा अयस्क फेन उत्प्लावन विधि से पहले दिया था कि आपका, हाँ थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया है। उसमें पूछा था कि सल्फाइड और का किससे समारण किया जाएगा कंसंट्रेशन, तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फोर्थ फ्लोटेशन दे दिया, अब इसमें देखना है कि किसका समारण किया जाएगा। तो अब इसमें हमको पहचानना है कौन सल्फाइड हो रहा है, हेमेटाइट ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट ऑक्साइड हो रहा है, कॉपर पैराइड्स। तो कॉपर पैराइड्स का अगर बात किया जाए CuFeS2, ठीक है। तो कॉपर पैराइड्स ये सल्फाइड और सल्फर है। बॉक्साइट भी अगर बात किया जाए तो Al2O3 होता है और 2H2O, ठीक है। तो ये भी ऑक्साइड और है, जबकि ये कैसा है, सल्फाइड और है। तो सल्फाइड और का ही कंसंट्रेशन किया जाता है किससे, तो आपका फेन प्लवन विधि द्वारा, यानी फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट है। तो आप लोगों को पता है नोबल मेटल, ठीक है। तो नोबल मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको नोबल मेटल कहा जाता है। जल्दी रिएक्शन नहीं करता है तो आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन, तो सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, लोहा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक, ठीक है, जिंक भी आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन सोना बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसे इसको नोबल मेटल कहा जाता है, उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। उत्कृष्ट धातु में कहा जाएगा सोना। तो ये आपका मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, मुक्त अवस्था में, डी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका नीट में, जेई में, बोर्ड में हर जगह पूछा हुआ है, सिल्वर का, ठीक है। साइनाइड द्वारा किसका निष्कासन किया जाता है, तो सिल्वर धातु का, किसका, सिल्वर का, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत नज़र रखिएगा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, पूछते रहता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय गालक नहीं है, क्षारीय मतलब बेसिक, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों को पता है कि जो आपका यानी कहीं मेटल का ऑक्साइड होता है, कौन सा, मेटल का, तो मेटल का ऑक्साइड कौन सा होता है, क्षारीय होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। देखिए ये आपका कैल्शियम मेटल है, यहाँ पर भी कैल्शियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम, ये सब जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब पूछ रहा कौन क्षारीय नहीं है, तो SiO2 सिलिका। समझ में आ गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब जो है नेक्स्ट, फूल्स गोल्ड, बहुत लड़का पूछ रहा था फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो फूल्स गोल्ड झूठा सोना, ठीक ना, मूर्ख सोना, तो Fe2 आयरन पैराइड को बोला जाता है। समझ में आ गया। आयरन पैराइड, कहीं कहीं जो है कॉपर पैराइड्स भी दे देता है। समझ में आ गया। तो अब अगर कॉपर पैराइड्स है तो वो भी हो जाएगा फूल्स गोल्ड, या आयरन पैराइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, झूठा सोना, मूर्ख सोना, ठीक ना। तो आपका सी हो गया। अब जो है नेक्स्ट, सिल्वर युक्त अयस्क है, ठीक ना। तो सिल्वर युक्त अयस्क, ठीक ना, द ओर कॉन्टेनिंग सिल्वर। अब देखो यहाँ पर गैलेना का अगर बात किया जाए ना, तो कंटामिनेट अशुद्धि के रूप में जो होता है ना आपका सिल्वर आता है, गैलेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गैलेना, PbS होता है, ठीक ना। तो अब यानी सिल्वर इसमें जो है कंटामिनेंट के रूप में यानी अशुद्धि के रूप में रहता है। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आगे अगर बात किया जाए 35 लास्ट क्वेश्चन है,
कि किन निम्न में से धातुओं में किस युग्म का शोधन वन आर्कल मेथड द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये आपका वेपर ई वन आर्कल मेथड का अगर बात किया जाए, वन आर्कल मेथड, ठीक ना, किसका यानी कने शोधन किया जाता है, तो आप लोग को हम बताए थे, लिखवाए भी है कि वन आर्कल मेथड द्वारा किसका शोधन किया जाता है, प्यूरिफाई किसका किया जाता है, किसे, तो आपका टाइटेनियम और जर्कोनियम। समझ आ गया। तो टाइटेनियम एंड जर्कोनियम का अगर बात किया जाए, आप लोगों का नोट्स में भी है, अलग से लिखवाए भी है कौन सा मेथड द्वारा शोधन किया जाता है, तो उसमें लिखाया गया वन आर्कल मेथड द्वारा किसका किया जाता है, टाइटेनियम एवं जर्कोनियम का, ठीक ना। तो ऑप्शन देखिए जर्कोनियम था, टाइटेनियम, यहाँ है ऑप्शन सी में। समझ में आ गया। तो इतना सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अब आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, जहाँ डाउट है वो भी क्लियर कर दिए, ठीक ना। अब इसके बाद एक चीज़ बता देते हैं कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, चाहे जहाँ आप मिस्टेक किए हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, कि आने वाला परीक्षा में अगर पूछे तो वो आपसे गलत नहीं हो, ठीक है। टेस्ट का मतलब ही होता है गलती से सीखें, गलती सुधारिए। टेस्ट आप दे रहे हैं, गलती अगर पता चल गया कि नहीं यहाँ गलत कर रहे हैं, समझिए टेस्ट आपका सक्सेस हो गया। समझ में आ गया। तो अगर आप गलती में सुधार कर रहे हैं तो समझिए आपका टेस्ट जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। समझ में आ गया। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यानी टेस्ट का सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।